नमस्कार। किसान चैनल के खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कोरोना यानी कोविड-19 से जंग अभी भी जारी है और लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद अब हम लोग अनलॉक 1 के चरण में आ पहुंचे हैं और यहीं पर आवश्यकता है बेहद सूझबूझ भरे व्यवहार, आचार विचार की, ताकि हम अपने कामों को और अच्छे से, मजबूती से, बुद्धिमानी से और कोरोना की रोकथाम से अपने आप को व्यवस्थित करके तैयार कर सकें। हम अपने डॉक्टर की बात को सुनकर अब चलते हैं वैज्ञानिकों की ओर, जो इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं और वो भी नैनो साइंस और नैनो तकनीकों के साथ। इसी क्रम में हमने खास बातचीत की प्रोफेसर आशुतोष जी से, जिन्होंने कोविड-19 के बारे में हमारे सार्थक किसान भाइयों को जानकारी दी है। आइए देखते हैं इसी साक्षात्कार के संपादित अंश। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में भी और विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि क्या भूमिका हो सकती है। हाँ जी, तो इसमें बहुत नए प्रयोग हुए हैं। जैसे कि हमें जब टेस्ट करना होता है तो आरएनए वायरस में से निकाला जाता है जी, तो उसके लिए एक नई टेक्निक नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित विकसित हुई है। वो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का है, तिरुवनंतपुरम में उन्होंने विकसित की है। तो उसमें ऐसा है कि नैनो पार्टिकल्स को वायरस के साथ डाला जाता है, तो वायरस का जो आरएनए है उसके साथ ये नैनो पार्टिकल चिपक जाते हैं जी। तो वो मैग्नेट के द्वारा उनको एक तरफ खींच लिया जाता है, जिससे बहुत सारा आरएनए एक साथ निकल के एक जगह आ जाता है। तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार वो आरएनए बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं होता तो अच्छा टेस्ट नहीं हो पाता। तो एक उदाहरण है कि टेस्टिंग में नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जा सकता है और वो अब कमर्शियल हो रहा है टेस्ट। तो इसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जी, जो कि इनोवेशन है नया। बिल्कुल। आपने बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में होता है, उसमें कृषि का भी आपने जिक्र किया है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा इसके बारे में रोशनी डाले कि कृषि के क्षेत्र में इसका क्या योगदान है। जी, कृषि में बहुत योगदान है। तो अगर हम एक तरह से यूँ समझें, आप वो मिट्टी से चालू करें और ऊपर जाएं जी, तो जी। पहले जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके अंदर जैसे हम वो फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो जब डालते हैं तब तो एकदम बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है। फिर वो बहुत जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाती है, फिर वो एकदम ख़त्म हो जाती है। तो इसमें हमें ये चाहिए कि उसका सस्टेनेबल रिलीज़ हो, मतलब वो धीरे धीरे एक तरह से ही हरदम मिलती रहे उसको, सॉइल को, मिट्टी को। ठीक है। तो उसके लिए नैनो पार्टिकल हैं जो कि उसमें फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट और जो पेस्टिसाइड वगैरह ज़रूरत होती है, तो उसको मिला के डालने से तो वो धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते हैं। तो वो जो चीज़ जिसकी आपने खपत एक दिन में कर दी, वो 1 साल चलेगी और वो इतना ही उसको देगी जितने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे हम वो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड को, तो आपने देखा होगा, सब कृषक भाई जानते हैं कि वो पेस्टिसाइड स्प्रे करके वो नीचे गिर जाता है पत्ती से, तो वो कुछ आधा अधूरा तो वहाँ पे रहता है। आपने डाला 10 किलो और उसका जो उपयोग हुआ वो आधा किलो का ही हुआ। तो इसमें जो फॉर्मुलेशन है पेस्टिसाइड की, हम चाहते हैं कि वो पत्ती पे टिकी रहे बहुत समय तक, तो बजाय कि नीचे गिर जाने के। तो उसको ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई गई है नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा, जिसके द्वारा ये संभव है। अब अगर आप दूसरी चीज़ देखें कि जो मिट्टी के अंदर नमी होती है, पानी देते हैं, वो सब उड़ जाता है पानी। तो ऐसी सुपर जेल बनाई गई हैं जो कि पानी को रोके रखती हैं। तो उनके पार्टिकल ये सुपर जेल के डाल दिए उधर जड़ों में ऊपर, तो वो जो पानी आपने दिया वो उसमें रहेगा बहुत समय तक, नमी बनी रहेगी। तो उसके अलावा अब देखें, जो सर्वे करते हैं इनका क्रॉप्स का, तो हमने एक नई विधि विकसित कर रहे हैं, करीब हो गई है, उसको कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। तो आपने ड्रोन उड़ाया, उसमें एक सेंसर होता है, तो उससे जो आप फोटो खींचते हैं उसके द्वारा ये जान सकते हैं कि ये जो क्रॉप है ये कितनी हेल्दी है, इसको काटने का टाइम आ गया या ना आ गया, ये आपकी जो ज़मीन है वो उसमें उर्वरता कितनी है और उसको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल, ये सब आप रिमोटली बैठे बैठे जान सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी भूमिका है और कई कार्य किए जा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से।
आइए अब चलते हैं हमारे अगले खंड में और साहित्यिक गतिविधियों की ओर चलते हैं और यहाँ पर हम आज हमारी पुस्तक भैंस पालन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए रुक करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ICAR के SK जोशी जी जुड़ गए हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे वहाँ की पुस्तक भैंस पालन के बारे में। और आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं जोशी जी का। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे आपसे इस बुक के जानना चाहेंगे आपसे इस बुक के बारे में। जैसा इसका शीर्षक है भैंस पालन, तो लाजमी है इसमें भैंस पालन के संबंधित ही बहुत सारी जानकारियां होंगी। तब भी आपसे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य था इसके पीछे और इसके लेखक के बारे में कुछ बताएं। जी, जैसा आप जानती हैं कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। और जहां हम पशुपालन की बात करते हैं तो दुधारू पशु जिसपे गाय, भैंस, बकरी और ऐसे दुधारू पशु हैं जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी हैं और जो हमें दूध देते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं भैंस पालन पुस्तक की। ये भैंस पालन पुस्तक जो मेरे पास में है, मैं आप अपने दर्शकों को जो है रूबरू करवाता हूँ। यह एक पुस्तक है जो हमारे डॉक्टर SC चोपड़ा और डॉक्टर SK जिंदल द्वारा लिखी गई है। ये केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है हिसार में जी, इनके वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई है जी। वहाँ हिसार द्वारा लिखी गई है, हिसार के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। इसके पीछे मकसद क्या था? भैंस पालन में और भी ज्यादा बेहतरी हो सके, वैज्ञानिक तरीके जो हैं हमारे पशुपालकों तक पहुंच सके, यही इसका उद्देश्य था। जी हाँ, देखिए हमारे हमारे किसान हैं वह खेती के साथ साथ में पशु पालन करते हैं और डेयरी फार्मिंग के जो उद्योग हैं इन सबको मद्देनजर रखते हुए इस पुस्तक के बारे में लिखा गया। और इस पुस्तक में हमारे कौन कौन सी प्रजाति हैं भैंस की, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां भैंस पाली जा रही है देश में विभिन्न, और कौन कौन सी नस्लें हैं, किस्में हैं, और उनकी बीमारियों का निदान और उनसे किस प्रकार से बचा जाए, उनसे कैसे दूध का उत्पादन और बढ़ाया जाए, इन सब विषयों को लेकर एक ऐसी पुस्तक जो सरल भाषा में हमारे पाठकों तक अपनी जानकारी पहुंचाती है, उसको देख के ये पुस्तक लिखी गई है जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान द्वारा, जो भैंस के ऊपर संस्थान है, उसी के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा लिखी। जी जोशी जी, तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो भी हमारे किसान भाई बहन भैंस पालन की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर इससे पहले से ही जो जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये बिल्कुल बहुत मददगार साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जी, तो अगर मैं इसके विषयों के बारे में बात करूं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि प्रजातियों के बारे में इसमें विवरण किया गया है, साथ ही साथ कहाँ किया जा सकता है भैंस पालन, वहाँ पर जानकारी दी गई है, साथ ही साथ बीमारियों के बारे में भी यहाँ इसमें बताया गया है। तो और क्या क्या विषय इसमें शामिल किए गए हैं? देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में हमारे जो दुग्ध प्रजातियां हैं उसमें भैंस का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान है जी। और इसी के नजर में जो है इस पुस्तक की हम आज चर्चा कर रहे हैं अपने पाठकों से और अपने दर्शकों से। इस पुस्तक में जो है भैंस की जो प्रमुख प्रजातियां हैं वह है मुर्रा है, जाफराबादी है, मुंडी है और सुरती है और पंढरपुर है। ये सब प्रजातियां जो है विशेष रूप से जो हमारे अधिक से अधिक दूध देती हैं वह प्रजातियों का इसमें विवरण दिया गया है। और भी कई प्रजाति हैं जिसमें विवरण दिया गया है। आप जानती हैं जो भैंस जो है वो केवल दूध के लिए ही नहीं, बोझा ढोने के लिए भी एक ग्रामीण क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है। खास तौर पे उत्तर में, उत्तर पूर्व में, यहाँ भी मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी जो है कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन ग्रामीण जो है इनको एज ए अपना बोझा ढोने के लिए भी काम में लाते हैं और कहीं कहीं तो खेती बाड़ी के लिए भी काम में लाया जाता है। तो उस पुस्तक में एक जानकारी दी गई है। इस पुस्तक में भैंसों का रखरखाव कैसे किया जाए और साथ ही साथ उनके बीमारियों का कैसे निदान किया जाए, ये जानकारी एक सरल भाषा में पुस्तक में बताई गई। जी, तो भैंस पालन से संबंधित जो हम कह सकते हैं हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी इस पुस्तक में शामिल की गई है ताकि हमारे जो पाठक हैं उन्हें पढ़ सकें और आसानी से समझ सकें कि उन्हें भैंस पालन करते समय कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी उपलब्धता की बात करें, इसके मूल्य की बात करें, तो ये कितना तय किया गया है? ये बहुत ही एक 150 रुपए में एक प्रति इसकी उपलब्ध है और ये हमारे परिषद के जो संस्थान में हमारा एक सेल्स काउंटर है उसके द्वारा, या हमारे देखने वाले दर्शक हमें इस पते पर भी नोट हमसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं
व्यवसाय प्रबंधक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय, कृषि अनुसंधान भवन 1, पूसा, नई दिल्ली 110012। और वो जो देखने वाले दर्शक हैं वह हमें ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा पता नोट कर सकते हैं। इसका हमारा पता है ईमेल का bmicar@icar.org.in। तो दर्शक इस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं, इस पुस्तक को हमसे मंगवा सकते हैं और अपनी जानकारी जो भैंस की जानकारी है वह अपनी समस्याओं को इस पुस्तक को पढ़ के निदान कर सकते हैं। जी, केवल 150 रुपये इसका मूल्य रखा गया है और उपलब्धता भी है इस पुस्तक की। पत्र लिख के भी आप इसको मंगवा सकते हैं और साथ ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं जोशी जी, इन्होंने बता दिया है ईमेल के जरिए भी आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। जोशी जी, हम सभी जानते हैं कि दुग्ध उत्पादन में अगर हम हमारे देश की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे स्तर पर बना हुआ है हमारा देश, काफ़ी अच्छे स्तर पर दुग्ध उत्पादन होता है। चाहे हम गाय पालन की बात कर लें, भैंस पालन की बात कर लें, अच्छे स्तर पर ही लोग इसे अपनाए हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस पुस्तक को पढ़कर लोग और बेहतर तरीके से जब भैंस पालन करेंगे तो किस तरह का परिवर्तन हम देख सकते हैं? देखिए, हमारे किसान लोग जो हैं वह भैंस और गाय तो पालते ही हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जानकारी के अभाव से वह मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। तो जो उनके पास में किस प्रकार से इनका रखरखाव किया जाए, इनको जो बीमारियों से कैसे इनका बचा जाए और दूध उत्पादन के लिए कौन कौन से खाद्य हैं या कौन कौन से उनके लिए जो है खाद्य पदार्थ हैं जो उनको देने से उनका दूध का उत्पादन बढ़ सकता है, ये जानकारी भी इस पुस्तक में दी गई है। और जैसे अच्छा स्वस्थ होगा किसी भी जानवर का या हमारी भैंस का, तो उसका सीधी सी बात है उसका दूध उत्पादन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और ये पॉजिटिव प्रभाव के साथ साथ में हमारे किसानों को भी लाभ देगा। जी, तो अगर हमारे पशु स्वस्थ होंगे तभी तो उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहेगी और इसमें हम कह सकते हैं ये पुस्तक बहुत ही सहायक हो सकती है इन तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए। शुरुआत में आपने जिक्र किया कि इस पुस्तक में प्रजातियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस क्षेत्र में कौन सी प्रजाति का हम चयन कर सकते हैं। तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, वो कोई भी प्रजाति का चुनाव कर लेते हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रजाति का जो एक सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है, और आप जानते हैं कि जो भैंस है वह एक गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो ये प्रायः देखा जाता है कि ये जो भैंस है ये किसी तालाब में या किसी पोखर में जाके अपने तापमान को सामान्य करने के लिए बैठती हैं। तो हमें वो प्रजाति हमें जो है चूज करनी चाहिए जिस प्रदेश में हम रहते हैं। अगर उत्तर भारत में रहते हैं तो हमें वो प्रजाति को हमें चयन करना चाहिए। अगर हम उत्तर पूर्व में रहते हैं तो हमें वह प्रजाति का चयन करना चाहिए जिससे हम उसका दूध या उसका हम लाभ उठा सकें। और हमें यह भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से गर्मी के दिनों में आजकल जो प्रायः देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो भैंस जो है वो किसी गंदे पानी में जो है चली जाती है, बैठ जाती है, उसके लिए रखरखाव के लिए हमें समय समय पर उनका पानी का उन पे छिड़काव करना चाहिए ताकि वह ऐसे तालाब में, ऐसे पोखर में जाने से बचे और वह बीमारियों से बचे। तो अगर वह स्वस्थ उसका अच्छा होगा तो वह दूध देने में भी ज्यादा क्षमता होगी और वह दूध हमको देगी और ये इसका जो है हम उसका लाभ उठा पाएंगे। जी, तो ये पुस्तक काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कई मायनों में हमारे पाठकों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें भैंस पालन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सम्मिलित की गई हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पशुपालक भाई या बहन इस पुस्तक का लाभ लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे विशेषज्ञ ने जो पता बताया है आप वहाँ पर पत्र लिख के या फिर ईमेल के ज़रिए इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। केवल 150 रुपये इसका मूल्य निर्धारित किया गया है और आप इसको पढ़कर अगर भैंस पालन अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा ही मिलेगा। इसके साथ ही जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया पुस्तक जिसके बारे में हमने चर्चा की, जिसका शीर्षक भैंस पालन रखा गया है, वो कितनी लाभकारी साबित हो सकती है। उसमें वैज्ञानिक तरीकों का भी विवरण किया गया है। अब जरूरत है आप सभी को इस पुस्तक को अपनाने की, अगर आप भैंस पालन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर,
जानकारों की सटीक सलाह। सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में बात होगी कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम और रोजगार दिलवाने वाले करियर की। युवाओं में डॉक्टर बनने का क्रेज आज भी बरकरार है, तो आज हम बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की जानकारी आपको देंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी एक्सपर्ट। आइए आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारी एक्सपर्ट श्रीमती अरुणा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनसे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। मैम आपसे बुलाने के लिए। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस कोर्स की बात करते हैं तो इस कोर्स के बारे में आप बताइए कि क्या क्या इसमें शामिल किया गया है। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम बीवी साइंस कहते हैं, बीवी साइंस, ठीक है। और इस कोर्स को करने के लिए कोई भी युवा, इस कोर्स को करने के बाद कोई भी युवा पशु चिकित्सक के रूप में अपना करियर बना सकता है जी। और आप जानते हैरानी होंगे कि आज हमारे देश में बहुत ही कम पशु चिकित्सक हैं और हम पूरे विश्व में चौथे स्थान पे हैं, चौथे स्थान नहीं, पांचवें स्थान पे 20% हम पशुपालन का जो विश्व में है उसमें 20% हमारा हिस्सा है। चूंकि हम कृषि प्रधान देश है और पशु हमारा एक बहुत ही धुरी है हमारे कृषि क्षेत्र की, तो इसलिए मुझे लगता है कि पशु चिकित्सक के रूप में एक बहुत ही अच्छा करियर है और युवाओं को इस कोर्स को अपनाना चाहिए और इस कोर्स में अपना करियर बनाना चाहिए। जी, तो हम बात कर सकते हैं कि पशु चिकित्सक एक स्कोप है, एक अच्छा रोजगार यहाँ पर मिल सकता है, एक नई दिशा मिल सकती है हमारे युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि एलिजिबिलिटी, क्योंकि कोई भी कोर्स करने के लिए आपको, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको एलिजिबल, उसकी एजुकेशन क्या है। इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ साथ बायोलॉजी मस्ट है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी का ही बेस पशु चिकित्सक के रूप में रहा, और बाकी साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, जरूरी है। जी, तो 12वीं पास होना चाहिए जो छात्र है या फिर छात्रा है, और साथ ही साइंस बैकग्राउंड यहाँ पर होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें एडमिशन के लिए क्या किसी तरह का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो आजकल जरूरी हो गया है। इसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कंडक्ट करते हैं जी। और जिसमें आपको अटेम्प्ट करना होता है और जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं और इसमें आपको उनका 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। जी, नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर गलत जवाब है तो मार्क्स कट सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, तो आपने जिक्र किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन चुनना होता है कि ये सही है या ये गलत है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और एंट्रेंस टेस्ट अगर हम बात करें कब कंडक्ट किया जाता है, कब इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? ये मई जून में है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और आप एक वेबसाइट है उसको आप जिसे देख सकते हैं, उसमें इसकी सारी जानकारी अपडेट मिल जाता है। www.nta.ac.in www.nta.ac.in जी जी, इसमें इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध रहती है, हर साल रहती है। और इसके जब कब कंडक्ट होता है एग्जाम, और इसमें एक रफ
कोर्सेज के बारे में भी डिटेल दी जाती है, सब्जेक्ट में भी क्या होगा उसकी भी पूरी डिटेल दी जाती है, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सब जानकारी उपलब्ध रहती है। जी अरुणा जी, जैसे हम सभी देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण है, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं, और अभी आपने जिक्र किया कि मई और जून में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसके रजिस्ट्रेशन में क्या किसी तरह की देरी होगी या अभी फिलहाल घर पे बैठे ही जो छात्र हैं वो कर सकते हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई? घर में बैठे ही ये तो सारा का सारा आप तो जानते ही है कि ऑनलाइन ही होता है, डिजिटल इंडिया है, और सारी एंट्रेंस एग्जाम के जितना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी गवर्नमेंट का डिसीजन आएगा कि इसका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाए या नहीं। पहले तो इसका अभी एंट्री ही होगी, आप अप्लाई ही कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या तैयारी करने के लिए कोई विशेष ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा एनटीए द्वारा दी जाती है या फिर खुद से ही तैयारी यहाँ पर करनी होती है छात्रों छात्राओं को? देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी इसकी 12th पास होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, साइंस होना चाहिए जी, और जिस स्टूडेंट ने भी इन विषयों को पढ़ा है उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके लिए वो क्या कर सकता है कि एकदम बैठ के अपनी 12th की साइंस की इन जो बुक्स है एनसीईआरटी की, उनको बैठ के एक बार अच्छे से पढ़ ले फिर दोबारा, और उसके अलावा थोड़ा नेट से देख ले कि इसमें और क्या स्कोप हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके मेन बेस 12th का कोर्स ही रहता है, सारा सिलेबस 12th का ही रहता है। तो बच्चों को ज़्यादा यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले ही वो 12वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर ही एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, और आगे चलकर अगर वो क्लियर कर लेते हैं तो वो पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें रोजगार के अवसर की, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पशु चिकित्सक एक विकल्प है, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, और भी कोई विकल्प होते हैं कि रोजगार में और क्या क्या अपनाया जा सकता है इस कोर्स को करने के बाद? आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे। देखिए, जब जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम पूरे विश्व में पशुपालन में 20% हिस्सा रखते हैं जी। आप सोच लीजिए हमारे यहाँ कितना बड़ा कितने सारे पशु हैं, और ये कितनी बड़ा करियर के लिए अपार उपलब्धियां लेके, अपार अपॉर्चुनिटीज लेके हमारे सामने हैं। आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट लेवल के कॉलेजेस, उसके बाद रिसर्च सेंटर, उसके बाद आप देख रहे हैं कितना एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत रिसर्च हो रहा है। मुझे लगता है कि युवाओं को इस करियर की ओर, पशु चिकित्सक की ओर ध्यान देना चाहिए, और इसमें एक तो आपको एडमिशन मिलना भी बड़ा आसान है। 100 यूनिवर्सिटी है, और उसमें आप कई बार तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, और एक अच्छा डॉक्टर बनने का अच्छा मौका इस दिशा में मिल सकता है, और करियर के हिसाब से बहुत अच्छी आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन तो है ही है। आप इस करियर में सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, एक सोशल वर्क भी जुड़ा हुआ है। करियर तो आपका बहुत ही अच्छा है जी। आप इन करियर के अलावा, जैसे जॉब करने के अलावा, इन संस्थाओं में जुड़ने के अलावा आप इंडिपेंडेंट भी आप अपना करियर बना सकते हैं। पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं जी। हाँ, पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मतलब रोजगार के लिए अपार वो अवसर उपलब्ध है। जी बिल्कुल, काफी संभावनाएं हैं अगर हमारे युवा इस ओर बढ़ते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, तो कई तरह के रोजगार उन्हें मिल सकते हैं। बस उन्हें अब उसके बाद चुनाव करना होगा कि किस दिशा की ओर वो बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जी आपको जोड़ना चाहती हैं यहाँ पर बात कहना। हाँ, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती कि ये एक पशु चिकित्सक का एक ऐसा करियर है, एक डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने का एक ऐसा मौका है कि जो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे एमबीबीएस और कई में बेचारे कई स्टूडेंट सालों सीट क्योंकि सीट्स कम है,
सालों साल तैयारी करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ना जॉब नहीं मिलता है। जी। लेकिन जॉब नहीं, एडमिशन नहीं मिलता है और उनका सपना नहीं पूरा हो पाता। लेकिन ये कोर्स एक ऐसा है कि जिसमें आप अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, अपने कम एफर्ट से आप एडमिशन ले सकते हैं और एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। मेरा तो, और आने वाले दिनों में मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले दिनों में इस दिशा में अपार अवसर है और एक बहुत अच्छे करियर के रूप में ये सामने आने वाला है। तो अरुणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे युवाओं तक पहुंचाई हैं। हम उम्मीद करते हैं इन तमाम जानकारियों से वो जरूर लाभ लेंगे और इस दिशा की ओर जरूर अपने कदम बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं विदाई वाले मोड़ पर केवल इस अंक के जनाब। कृषि परिक्रमा की टीम का तो काम ही है आपके लिए नई नई हलचलों, जानकारियों, पाठ्यक्रमों, करियर संबंधी पाठ्यक्रमों की जानकारियां पेश करते रहना। फिलहाल इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।